So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 6 ऑन इंडियन पॉलिटी। सो इंडियन पॉलिटी के ऊपर आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 6 रहेगा। और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन इस सेशन का आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन द ईयर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया की वो किस साल बनी थी? तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947 एंड ऑप्शन डी 1950। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या हुई थी, बनी थी। याद रखेंगे, ठीक है जी। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was actually was drafted by the जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा आइन था इंडिया का, वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया था। याद रखें क्या किया था, ड्राफ्ट किया था। एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। और जो कैबिनेट मिशन प्लान था जो हमारा 16 मई 1946 का था उसके अंतर्गत ये आता था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी इधर बनी थी। तो इसके कैबिनेट मिशन के प्लान के अंदर जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान था उसके अंतर्गत क्या बने था, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच फंडामेंटल राइट, कौन सा हमारा एक ऐसा मौलिक अधिकार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि अलो करता है किसी भी सिटीजन को कि वो कोर्ट में जाए इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर राइट हैज बीन वायलेटेड इन द स्टेट। कि अगर उसका कोई भी एक ऐसा फंडामेंटल राइट है, कोई भी हो सकता है उसमें से, कोई एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसकी उल्लंघन जिसका उल्लंघन किया गया हो या वायलेशन की जाए या उसको ना माना जाए, तो उसके लिए हम कौन से राइट का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए कल्चरल एंड एजुकेशन राइट का इस्तेमाल करेंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का करेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का करेंगे, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन करेंगे। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, आपने भी पहले आंसर देना है और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होती हैं उसका उपयोग करके उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो है हम कोर्ट में मूव कर सकते हैं कि अगर कोई भी हमारा जो अधिकार है उसको क्या किया जाए, वायलेट किया जाए। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होती हैं वो आती हैं अंडर आर्टिकल 32 के अंडर आते हैं। ठीक है जी। और ये जो है ये किस पार्ट में मेंशन किया गया है, ये पार्ट हमारे जो है पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है। अगर किसी भी इंडियन सिटीजन, किसी भी नागरिक का, किसी भी इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ पीपल का अगर कोई भी राइट वायलेट होता है तो दे मस्ट बी गो टू द हाई कोर्ट टू रिजॉल्व, उसको रिजॉल्व करने के लिए अगर कोई वायलेट कर रहा है इसका। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 रहेगा, थर्ड ऑफ दिस सेशन। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, डैश मीन दैट केस कैन बी डायरेक्टली कंसीडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो कोर्ट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगा विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट बिफोर दैट। मतलब हमारा कोई केस है वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट देखेगा, लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो किस जुरिडिक्शन के अंदर आता है, ओरिजिनल, रिट जुरिडिक्शन, एपिलेट या एडवाइजरी। ये सारी की सारी मैंने पीछे जो लेक्चर है उसमें बताया था कि ओरिजिनल कौन सी होती है, रिट कौन सी होती है, एप्लीकेट कौन सी होती है और एडवाइजरी कौन सी होती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो होती है। सो ओरिजिनल जुरिडिक्शन मीन a case that can be directly considered by the Supreme Court of India विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट। तो इसको हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहेंगे। बाकी रिट जुरिडिक्शन क्या है,
एपिलेट ज्यूरिडिक्शन क्या है और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बताई हुई। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिडिक्शन, कौन सी एक ऐसी जुरिडिक्शन है, एनी इंडिविजुअल हुज फंडामेंटल राइट्स हैज बीन वायलेटेड, अगर किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो FR फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार अगर वायलेट हो, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो वो किस रेमेडी के अंतर्गत जा सकता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के मुताबिक, रिट, एपिलेट या एडवाइजरी जुरिडिक्शन के हिसाब से जा सकता है। इस वीडियो लेक्चर को अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका तो सबसे पहले यही है कि आप इसका आंसर जो होता है वो खुद कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में देंगे और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करेंगे, तभी जाके ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है जी। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज रिट जुरिडिक्शन। अब आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में ओरिजिनल जुरिडिक्शन पता लग गया, अब रिट भी पता लग गया। ओरिजिनल में बंदा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और रिट में अगर हमारा फंडामेंटल अधिकार जो है वो वायलेट हो रहा है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो किसके हिसाब से, ओरिजिनल जिस रिट जुरिडिक्शन के हिसाब से। तो रिट जुरिडिक्शन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल होती है किसी भी पर्सन के, वो कोई भी अपनी कंप्लेंट होगी या कोई भी ग्रीवियंसेस होती हैं जो वो सीधा मूव कर सकता है कहाँ पे, हमारा जो नोटिस दे सकता है हाई कोर्ट को कि हमारा जो फंडामेंटल के सेफ गार्ड हैं उसकी हमें अश्योरेंस दी जाए कि हमें जितना भी जस्टिस है हमें न्याय मिले, क्योंकि वो इसके रिट जुरिडिक्शन के अंदर आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस सेशन के। डैश मीन दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर हमारा राष्ट्रपति इंडिया का है, रिफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए होता है, दैट विच इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर एडवाइस, अगर उसको एडवाइस लेनी पड़ती है किसी भी मैटर में जो कि बहुत ज्यादा पब्लिकली अर्जेंट होता है, वो किस यूरिडिक्शन में आता है, ठीक है जी। क्या वो ओरिजिनल में आता है, रिट में आता है, एपिलेट में आता है या एडवाइजरी में आता है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अब देखो जज किसी चीज के लिए राय ले रहा है तो राय लेना एडवाइस ही होता है, तो इसको हम बोलेंगे एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंतर्गत ये वाला आता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन, याद रखेंगे, ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट हैव अ स्पेशल एडवाइजरी जुरिडिक्शन इन मैटर इन विच may specifically by refer to its president ऑफ इंडिया, और ये आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर टोटल डैश पार्लियामेंट्री सीट, जो कि हमारी राज्यसभा कंस्टिट्यूएंसी की सिक्किम में है, वो कितनी है, क्या वो 11 है, 9 है, 19 है, 10 है या 1 है। तो ये बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, आपको सारी ये भी पता होनी चाहिए। सो ये हम अगर सिक्किम की बात करें तो वहां पे हमारी जो राज्यसभा के लिए है वो एक ही सीट है। सो ऑप्शन डी इसका जो है आंसर रहेगा। देयर इज ओनली वन पार्लियामेंट्री सीट इन द राज्यसभा फॉर सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ट्रेड यूनियन एक कंसेप्ट है, याद रखेंगे। ट्रेड यूनियन इज अ लिस्ट इन डैश लिस्ट ऑफ in the dash list given in the 7th schedule of the constitution of the India, जो ट्रेड यूनियन है वो किस लिस्ट में है, क्या वो यूनियन में है, स्टेट में है, ग्लोबल में है या कंकरेंट में है, ठीक है जी। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज कंकरेंट लिस्ट। जो कंकरेंट लिस्ट होती है, ठीक है जी, ऑप्शन डी है हमारा कंकरेंट लिस्ट, उसमें जो है वो क्या है, हमारा ट्रेड ट्रेड यूनियन जो है वो आता है। अब यूनियन लिस्ट होती है जो सेंटर बनाता है, स्टेट लिस्ट होती है जो स्टेट बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट वो होती है जो स्टेट और सेंटर दोनों मिलते हैं, और ग्लोबल लिस्ट ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। डैश रिट इश्यूड बाय द हायर कोर्ट, जो हायर कोर्ट रिट इश्यू करेगा,
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो। व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज कंसीडर अ केस गोइंग बिहाइंड इट्स जुरिडिक्शन, मतलब जो लोअर कोर्ट होता है वो उसकी जुरिडिक्शन से बाहर चला जाता है, मतलब उसके समझ से, उसकी सोच से बाहर चला जाता है, या वो उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते, तो वो हम किस रिट के हिसाब से उसको हाई कोर्ट में मूव करते हैं, हिबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन या क्वी वारंटो। तो ये मैंने कंसेप्ट सारे बताए हुए कौन कौन से हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे इसका, तो इसका रहेगा ऑप्शन दैट इज सी, प्रोहिबिशन रहेगा। सो प्रोहिबिशन एक ऐसा, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूं मैं। सो प्रोहिबिशन हमारे पास एक ऐसा क्या कहते हैं, वेट, ऐसा एक रिट रहती है प्रोहिबिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोहिबिशन रिट इज इशूड बाय द higher court when a lower court has considered a case going behind its jurisdiction। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में अब हिबस कार्पस बताएंगे, मेंडेमस बताएंगे और क्यूरेंटो बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, इन विच ईयर ऑल इंडियन अन्ना द्रविड़ा मुतेंतीरा खज्म फाउंडेड। ये एक AIADMK ये कब बनी थी? क्या 1949 में बनी थी, 1999 में बनी थी, 1972 में बनी थी, या 1979 में बनी थी? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये बनी थी ऑप्शन सी, 1972 को बनी थी, 1972 को बनी थी, याद रखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है जी। तो ये जो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मंटेरा कज़िम, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, कहाँ की है ये भी पूछ सकते हैं। तो ये तमिलनाडु की पार्टी है, ये बनी थी। उसके बाद देखेंगे तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में बनी थी। सो इट इज करंटली इन पावर इन लोकसभा कभी थी ये सारी चीजें आपको मतलब पता होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इस सेशन के। विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इक्वल एक्सेस टू शॉप, बाथ, घाट एंड होटल। मतलब हर एक को एक्सेस देता है, शॉप का भी, बाथ का भी, घाट का भी और होटल का भी। तो ये राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम के अंदर आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, राइट टू इक्वलिटी आता है, ये ऑप्शन डी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंडर आता है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ये राइट टू इक्वलिटी के अंडर आता है। ठीक है जी। तो अंडर आर्टिकल 15 याद रखेंगे, अंडर आर्टिकल 15 जो हमारा है, that is right to equality of the constitution, that no person shall have discriminated on the basis of religion, caste, उसके बाद हमारे पास सेक्स आ जाता है, प्लेस ऑफ बर्थ आ जाता है, किसी को भी हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। सो एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, लाइक पब्लिक पार्क में जा सकता है वो, म्यूजियम में जा सकता है वो, उसके बाद वेल्स में जा सकता है, बाथ और घाट टेम्पल, बाकी जहाँ पे भी जा सकता है। ठीक है जी। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।